माँ रमजान की छुट्टियों में अब्दुल्लाह घर आया। वो सिपाहियाना लिबास पहने हुए था। बस्ती के लड़के उसे देखकर हैरान हो रहे थे। नईम उसे देखकर खुशी से फूले न समाता। अजरा इसे दूर ही दूर से देखकर शर्मा जाती और साबरा बार बार उसकी पेशानी चूमती। नईम ने अब्दुल्लाह से मदरसे के मुतालिक बहुत से सवालात किए। अब्दुल्लाह ने इसे बताया कि वहां पढ़ाई के अलावा ज्यादा फनून जंग की तहसील में सिर्फ होता है। नेज़ाबाजी, तेर जनी और तीर अंदाजी सिखाई जाती है। तेज अंदाजी के मुतालिक सुनकर नईम का दिल खुशी से उछलने लगा। भाई जान मुझे भी साथ ले चलूं, इसने मुल्तजी होकर कहा। तुम अभी बहुत छोटे हो। वहां तमाम लड़के तुमसे बहुत बड़े हैं। तुम्हें कुछ मुद्दत सब्र करना पड़ेगा। नईम ने कुछ देर खामोश रहने के बाद सवाल किया। भाई जान, मदरसे में अब सब लड़कों पर सबकत ले जाते होंगे? अब्दुल्लाह ने जवाब दिया। नहीं, बसरा का एक लड़का मेरा मद मुकाबिल है। उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम है। वो तीर अंदाजी और नेज़ाबाजी में तमाम मदरसे के लड़कों से अच्छा है। तेग जनी में हम दोनों बराबर हैं। इससे कभी कभी तुम्हारा जिक्र करता हूं। वो तुम्हारी बातें सुनकर बहुत हंसा करता है। नईम ने तेवरी चढ़ाकर कहा, मैं इसे जाकर बताऊंगा कि मैं ऐसा नहीं हूं कि लोग मुझ पर हंसा करें। अब्दुल्लाह ने नईम को बरगश्ता देखकर गिले लगा लिया और इसे खुश करने की कोशिश की। रात के वक्त अब्दुल्लाह लिबास तब्दील करके सो गया। नईम उसके करीब बिस्तर पर पड़ा काफी देर तक जागता रहा। जब नींद आई तो उसने ख्वाब में देखा कि वो बसरा के मदरसे के तलबा के साथ तीर अंदाजी और नेज़ाबाजी में मसरूफ है। वो अली अलसबा सबसे पहले उठा। जल्दी जल्दी अब्दुल्लाह की वर्दी पहनी और अजरा को आ जगाया। अजरा देखो, मुझे ये लिबास कैसा लगता है? अजरा उठकर बैठ गई। नईम को सर से पांव तक देखा, मुस्कुराई और बोली, तुम इस लिबास में बहुत भले मालूम होते हो। अजरा में भी वहां जाऊंगा और वहां से ये लिबास पहन कर आऊंगा। अजरा के चेहरे पर उदासी छा गई। तुम वहां कब जाओगे? उसने सवाल किया। अजरा में उम्मी जान से बहुत जल्द इजाजत ले लूंगा। 35 से 75 तक की इस्लामी तारीख चंद ऐसे खूनी हादिसात से पर है जिनके मुतालिक गुज़िश्ता सदियों में बहुत आंसू बहाए जा चुके हैं और जिनकी याद मुस्तकबिल में भी अश्कों और आहों के बगैर ताज़ा न की जा सकेगी। वो तलवार जो खुदा के नाम पर बुलंद होती थी, इस जमाने में खुदा का नाम लेने वालों की गिले काटती रही। ये खतरा रोज़े बरोज तरक्की कर रहा था कि मुसलमान चंद साल के अरसे में जिस सूरत के साथ अतराफ आलम में छा गए थे, कहीं इतनी ही तेजी के साथ सिमट कर जजीरा नुमाई अरब में महबूस न हो जाए। इस जमाने में कूफा और बसरा तरह तरह की साजिशों के मरकज बने हुए थे। मुसलमान अपनी इब्तिदाई रवायात को भूलकर जज्बा जिहाद से मुंह फेर चुके थे। उनके पेश नज़र ज़ाती अगराज व मकासिद के लिए जिदोजहद और अपनी वाजिब और नावाजिब बातों पर उड़ बैठने के सवा और कोई नजरिया न था। मुसलमानों को फिर एक मरकज पर लाने के लिए एक आहनी हाथ की जरूरत थी। सहराए अरब में एक आतिश फिशा पहाड़ फटा और अरब व अजम में बगावतों की सुलगती हुई चिंगारियां इस आतिश फिशा पहाड़ के मुहीब शोलों की लपेट में आकर नाबूद हो गईं। ये आतिश फिशा पहाड़ हुज्जाज बन यूसुफ था। बेहद सख्तगीर, बेरहम और सफाक, लेकिन कुदरत सहराए अरब की अंदरूनी जंगों को खत्म करके मुसलमानों के तुंद घोड़ों का रुख मशरिक व मगरिब की रज़मगाहों की तरफ फेर देने का कामीन इसी से लेना चाहती थी। हुज्जाज बिन यूसुफ को मुसलमानों का दोस्त भी कहा जा सकता है और बदतरीन दुश्मन भी। बेहतरीन दोस्त इसलिए कि इसने एक पर अमन फिजा पैदा करके पेश कदमी के लिए 3 जबरदस्त रास्ते साफ किए। एक रास्ता वो था जो मुसलमानों की फौज को फरगाना और काशगर तक ले गया। दूसरा रास्ता वो जो मुसलमानों के समंद इकबाल को मराकश, स्पेन और फ्रांस की हुदूद तक ले गया। तीसरा रास्ता वो था जिसने मोहम्मद बिन कासिम की मुट्ठी भर फौज को सनदहे तक पहुंचा दिया। बदतरीन दुश्मन इसलिए कि उसकी खून आशाम तलवार जो शरपसंदों और मुफसिदूहे की सरकोबी के लिए बेनियाम हुई थी, बसा औकात अपनी हुदूद से गुजर कर बेगुनाह की गर्दन तक भी जा पहुंचती थी। अगर हुज्जाज बिन यूसुफ का दामन मजलूमों के खून से दागदार न होता तो कोई वजह न थी कि तारीख के इस जमाने के एक अजीम अलशान इंसान की हैसियत से न देखती। वो एक ऐसा बगूला था जो कांटेदार झाड़ियों के साथ गुलशन इस्लाम के कई महकते हुए फूल और सरसब्ज टहनियां भी उड़ा कर ले गया। बहरहाल इसके अहद का एक बेहद अलमनाक और दूसरा बेहद खुशगवार था।
وہ اس آندھی کی طرح تھا جس کی تیزی باز سر سبز درختوں کو جڑ سے اکھاڑ ڈالتی ہے، لیکن جس کی آغوش میں چھپے ہوئے بادل برس کر ہزاروں سوکھی ہوئی کھیتیوں کو سرسبز و شاداب بناتے ہیں۔ 57 میں صحرائے عرب کی خانہ جنگیاں ختم ہو گئی۔ مسلمان پھر ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لے کر اٹھے۔ اس زمانے میں حجاج بن یوسف کے نام کے ساتھ زید بن عامر کے نام کا چرچا ہونے لگا۔ زید بن عامر کی عمر اسی سال تھی۔ جوانی کے عالم میں وہ ان شاہ سواروں کے ہم رکاب رہ چکا تھا جو ایران کے قصر اور شام و فلسطین میں قیصر کی سلطنت کو پائمال کر چکے تھے۔ جب بڑھاپے کی کمزوری نے تلوار اٹھانے سے انکار کر دیا تو اس نے ایران کے ایک صوبہ میں قاضی کا عہدہ قبول کر لیا۔ جب عرب میں شورش برپا ہوئی تو ابن عامر کوفہ پہنچا اور اپنی تبلیغ سے وہاں کے حالات سدھارنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی آواز صدابا صحرا ثابت ہوئی۔ کوفہ کے لوگوں کی بے اعتنائی دیکھ کر ابن عامر بصرہ پہنچا، لیکن وہاں کے حالات بھی کوفہ سے کچھ مختلف نہ تھے۔ فارغ البال اور شرپسند لوگوں نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی۔ نوجوانوں اور بوڑھوں سے مایوس ہو کر ابن عامر نے اپنی تمام امیدیں کم سن بچوں کے ساتھ وابستہ کر دیں اور اپنی تمام کوششوں سے ان کی تعلیم و تربیت کی طرف مبذول کر دیں۔ الف سین نے شہر کے باہر ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ جب بصرہ میں امن قائم ہوا تو وہاں کے چیدہ لوگوں نے ابن عامر کی حوصلہ افزائی کی۔ مدرسہ میں طلبہ کو دینی کتب پڑھانے کے علاوہ جنگی فنون کی تربیت بھی دی جاتی تھی۔ حجاج بن یوسف اس بے لوث خدمت سے متاثر ہوا اور مدرسے کے تمام اخراجات اپنے ذمے لے لیے۔ طلبہ اشاریہ کو جنگ اور شاہسواری وغیرہ میں پوری مہارت دلانے کے لیے بہترین نسل کے گھوڑے اور نئے اسلحہ جات مہیا کیے اور گھوڑوں کے مکتب کے پاس ہی ایک شاندار استبل تیار کرا دیا۔ طلبہ ہر شام مدرسہ کے قریب ایک وسیع میدان میں جمع ہو جاتے۔ وہاں انہیں عملی طور پر فوجی تعلیم دی جاتی۔ شہر کے لوگ شام کے وقت اس میدان کے ارد گرد جمع ہو کر طلبہ کی تیغ زنی، نیزہ بازی اور شاہسواری کے نئے کرتب دیکھا کرتے۔ سعید نے جب اس مدرسے کی شہرت سنی تو صابرہ کو خط لکھ کر مشورہ دیا کہ عبداللہ کو اس مدرسے میں بھیج دیا جائے۔ عبداللہ اس ماحول میں دن دوگنی رات چوگنی ترقی کر رہا تھا۔ وہ جہاں تعلیم میں اپنے بہت سے ساتھیوں کے لیے قابل رشک تھا، وہاں فنون سپاگری میں بھی امتیازی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ عبداللہ کو اس شہر میں آئے ابھی 2 سال ہوئے تھے کہ بصرہ کے بچے اور بوڑھے اس کے نام سے واقف ہو گئے۔ ابن عامر کی نگاہوں سے بھی اس ہونہار شاگرد کے جوہر پوشیدہ نہ تھے۔ ایک روز دوپہر کے وقت ایک نو عمر لڑکا گھوڑے پر سوار شہر میں داخل ہوا۔ اس نووارد کے ہاتھ میں نیزہ اور دوسرے میں گھوڑے کی باگ تھی۔ کمر کے ساتھ تلوار لٹک رہی تھی۔ پیٹھ پر ترکش بندھا ہوا تھا۔ کمان زین کے پچھلے حصے کے ساتھ بندھی ہوئی تھی۔ اس کی تلوار اس کے قد و قامت کے تناسب سے بہت بڑی تھی۔ کم سن سوار گھوڑے پر اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ ہر راہگیر اسے گھور کر دیکھتا اور مسکرا دیتا اور بعض ہنس بھی پڑتے۔ اس کے ہم عمر لڑکے اسے ایک دل لگی سمجھ کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تھوڑی دیر میں اس کے آگے پیچھے ایک اچھا خاصا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ لڑکوں نے اس کے لیے آگے بڑھنے اور پیچھے ہٹنے کا راستہ روک لیا۔ ایک لڑکے نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بدو کا نعرہ بلند کیا اور تمام بدو کہہ کر چلانے لگے۔ دوسرے نے ایک کنکر اٹھا کر اس کی طرف پھینکا۔ اب تمام لڑکوں نے کنکر پھینکنے شروع کر دیے۔ ایک منچلے نے جو اس گروہ کا سرغنہ معلوم ہوتا تھا آگے بڑھ کر اس کا نیزہ چھیننا چاہا، لیکن نووارد نے نیزہ مضبوطی سے تھامے رکھا اور گھوڑے کی باگ کھینچ کر الفال لگا دی۔ گھوڑے کا سیخ پا ہونا تھا کہ تمام لڑکے ادھر ہٹ گئے۔ نووارد نے ٹولی کے رہنما کی طرف نیزہ بڑھا کر گھوڑا اس کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بدحواس ہو کر بھاگ کھڑا ہوا۔ نووارد نے ہلکی رفتار سے اس کا تعاقب کیا۔ باقی لڑکے پیچھے بھاگتے آ رہے تھے۔ چند عمر رسیدہ لوگ بھی یہ منظر دیکھ کر اس جلوس میں شامل ہو گئے۔ آگے بھاگنے والے لڑکے کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ نووارد نے گھوڑے کی باگ تھام لی اور پیچھے آنے والوں کی طرف موڑ کر دیکھا اور وہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو گئے۔ اس گروہ میں سے مالک بن یوسف ایک ادھیڑ عمر کا آدمی آگے بڑھا۔ اس کا قد پست اور بدن چھریرا تھا۔ سر پر ایک بہت بڑا امامہ تھا اور اوپر کے دانت کچھ اس حد تک باہر نکلے ہوئے تھے کہ وہ مسکراتا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نووارد سے سوال کیا،
तुम कौन हो, मुजाहिद? कम सुन लड़के ने अक्कड़ कर जवाब दिया। बहुत अच्छा नाम है, तुम बहुत बहादुर हो। मेरा नाम नईम है, तो तुम्हारा नाम मुजाहिद नहीं? नहीं, मेरा नाम नईम है। तुम कहाँ जाओगे? मालिक ने सवाल किया। इब्न आमिर के मकतब में, वहां मेरा भाई पढ़ता है। वो लोग इस वक्त अखाड़े में होंगे। चिल्लू में भी वहीं जा रहा हूं। नईम मालिक के साथ चल दिया। चंद लड़के थोड़ी दूर साथ देकर मुड़ गए और कुछ नईम के पीछे पीछे चलते रहे। नईम ने अपने रहनुमा से सवाल किया, अखाड़े में तीर अंदाजी भी होती है? हाँ। तुम तीर चिल्लाना जानते हो? हाँ, मैं उड़ते हुए परिंदे को गिरा लेता हूं। मालिक ने पीछे मुड़कर नईम की तरफ देखा। नईम की आंखें खुशी से चमक रही थीं। अखाड़े में बहुत से लोग अलग अलग टोलियों में खड़े तलबा की तीर अंदाजी, तेगजनी और नेजाबाजी देख रहे थे। मालिक ने वहां पहुंचकर नईम से कहा, तुम्हारा भाई यही होगा। तुम खेल खत्म होने से पहले इससे नहीं मिल सकोगे। फी अलहाल ये तमाशा देखो, नईम ने कहा। मैं तीर अंदाजी देखूंगा। मालिक इसे तीर अंदाजों के अखाड़े की तरफ ले गया और दोनों तमाशाइयों की सफ में जा खड़े हुए। अखाड़े में एक कोने पर लकड़ी का एक तख्ता नस्ब था, जिसके दरमियान एक सिया निशान था। लड़के बारी बारी इस पर निशाना लगाते। नईम देर तक खड़ा देखता रहा। अक्सर तीर तख्ते पर जाकर लगते, लेकिन सिया निशान पर एक तालिब इल्म के सवा किसी का तीर न लगा। नईम ने मालिक से पूछा, वो कौन है? इसका निशाना बहुत अच्छा है, मालिक ने जवाब दिया। वो हुज्जाज बिन यूसुफ का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम है। मोहम्मद बिन कासिम? हाँ। तुम उसे जानते हो? हाँ, वो मेरे भाई का दोस्त है। भाईजान इसके निशाने की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन ये निशानदेही कोई मुश्किल तो नहीं? मुश्किल किया है, ये तो शायद मैं भी लगा सिक्कों। जरा मुझे अपनी कमान तो देना। हुज्जाज का भतीजा क्या ख्याल करेगा कि अब दुनिया में कोई तीर अंदाज नहीं रहा। ये कह इसने नईम के घोड़े की ज़ैन से कमान खोली। नईम ने इसे तरकश से तीर निकाल कर दिया। मालिक ने आगे बढ़कर शिस्त बांधी। लोग उसकी तरफ देखकर हंसने लगे। मालिक ने कांपते हाथों से तेरा छोड़ा, जो हदफ की तरफ जाने की बजाय चंद कदम के फासले पर जमीन में धंस गया। तमाशाइयों ने एक पर जोर कहकहा लगाया। मालिक खसियाना होकर वापस हुआ और कमान नईम को दे दी। मोहम्मद बिन कासिम हंसता हुआ आगे बढ़ा, तीर जमीन से खींच कर निकाला और आगे बढ़कर मालिक को पेश करते हुए कहा, अब एक बार और कोशिश करें। मालिक के चेहरे पर पसीना आ गया। उसने बदहवासी में मोहम्मद बिन कासिम से तीर लेकर नईम की तरफ बढ़ा दिया। मालिक की इस हरकत से लोगों की तवज्जो नईम की तरफ मबजूल हो गई और वो यक के बाद दीगरे खिसक खिसक कर नईम की तरफ आने लगे। मोहम्मद बिन कासिम बदस्तूर हंसता हुआ आगे बढ़ा और नईम को मुखातिब करके बोला, अब भी शौक फरमाइए। लोग फिर हंसने लगे। नईम उसकी तंज और लोगों की हंसी बर्दाश्त न कर सका। उसने झट नेजा नीचे गाड़ दिया और कमान में तीर चढ़ाकर छोड़ दिया। तीर हदफ के सिया निशान के ऐन दरमियान में जाकर पैवस्त हो गया। मजमा पर एक लम्हा के लिए सुकूत तारी हो गया और फिर एक शोर बुलंद हुआ।